वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। हमारा हर बुक में कहीं ना कहीं आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ने को मिलता है, तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिटेल में जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आज की इस क्लास में हम ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में कवर करने वाले हैं। खास करके जो सोसाइटी है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी में किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पर कल्चर एंड आइडेंटिटी का क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ये जो क्लास है इसको आप लोग शुरुआत से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करके स्टडी कर सकते हो। तो आज के इस क्लास में हम ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को, क्या क्या ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स होते हैं। फिर देखेंगे ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर एंड आइडेंटिटी में किस तरीके का बदलाव आ रहे हैं ये हमें जानना ज़रूरी होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है। फिर देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, या यहाँ पर क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है, और ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया में क्या नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का अगर हम सिंपल मतलब निकाले तो ये है इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो कनेक्शन है ये बहुत सारे चीज़ों के द्वारा हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में ये कनेक्शन हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में इंटरकनेक्शन हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में लिंक एस्टैब्लिश्ड हो रही है, और यहाँ पर जो कंट्रीज है, कंट्री के कल्चर और इकोनॉमिक्स में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो अलग अलग कंट्री का कल्चर है वो ग्लोबलाइजेशन के वजह से मिक्सअप हो रही है। यहाँ पर जो इकोनॉमीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, अलग अलग कंट्रीज का इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, ये सारे मुमकिन हो रहे हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के एडवांसमेंट के वजह से। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से ग्लोबलाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा पेस देखने को मिलता है। हम यहाँ पर घर में बैठकर ही सारे दुनिया का जो बिजनेस है उसको समझ सकते हैं। जैसे हम अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम घर में बैठकर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में जो भी घटनाएं घटती है वो सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इस प्रोसेस को समझना थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल्चर और इकोनॉमिक्स ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन देखते हैं, मार्केट्स के बीच में अलग अलग मार्केट्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। किसी एक मार्केट में अगर कोई घटना घटती है तो ये दूसरे मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आइडिया, फिर लोग, ये सारी चीज़ें नेशनल बाउंड्री के बाहर जाकर एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर बसते हैं, और उनके बीच में एक कनेक्शन होती है। तो ये जो हमारा वर्ल्ड है ग्लोबलाइजेशन के वजह से एक ग्लोबल सोसाइटी बन जाता है, या फिर ये एक ग्लोबल विलेज बन जाता है। बहुत सारे जगहों पर ग्लोबलाइजेशन को एक ऐसा दौर बोला गया है कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी है। जैसे हमारा सोसाइटी में इनइक्वलिटी दिन ब दिन बढ़ता जाता है इस ग्लोबलाइजेशन के वजह से। जो भी डोमिनेंट कल्चर है, खास करके जो वेस्टर्न कल्चर है, वो बाकी सारे कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर हम एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, यानी कि कोई भी एक कल्चर ज़्यादा डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखा जाता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से बिजनेस वगैरह बहुत बढ़ रहा है और यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने ग्लोबलाइजेशन क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश की है। अब देखते हैं इसके फीचर्स। हम इसके फीचर्स को अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है या फिर कौन सी जगह पर हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज है उनके बीच में हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जाती है और अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की ग्रोथ होती है। यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इस वजह से आप देखोगे कि जो बिजनेस आप एक जगह पर शुरू कर रहे हो वो वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जाकर पहुँच रहा है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो भी ट्रेड बैरियर्स है, ट्रैफिक है और रेस्ट्रिक्शंस है, ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जो भी ट्रेड के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस है वो कम होते जा रहे हैं। बाहर के जो कंपनीज है या फिर कंट्रीज है उनको एनकरेज किया जाता है कि अपने कंट्री में आकर बिजनेस करने के लिए। यहाँ पर इस वजह से ट्रेड बैरियर्स जो है वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यानी कि आईसीटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हम देखते हैं और इसके वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ये और भी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है और आगे जाकर और भी 10 साल में हम देखेंगे कि ये हमारी सोच से भी बाहर हो सकती है। तो ये जो इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज है ये कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर हम एक जगह पर बैठकर, एक कंट्री में बैठकर दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल टाइम में, यानी कि हम वीडियो कॉलिंग के जरिए लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर ई कॉमर्स पॉसिबल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो बिजनेस है ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे हम कह सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बिजनेस है, ई कॉमर्स है, ये सारे भी आज के वक्त पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर हम देखते हैं कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन के दौर पर जो कल्चरल वैल्यूज़ है, आइडियाज़ है, प्रैक्टिसेस है, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। जैसे मीडिया, टूरिज्म या फिर माइग्रेशन के ज़रिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों के बारे में जानते हैं, लोगों के कल्चर के बारे में जानते हैं, तो उसको एडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कल्चरल वैल्यूज़ का एक्सचेंज देखने को मिलता है। लोगों का जो आइडिया है उसमें भी हमें एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कल्चर में जो भी पॉपुलर कल्चर है वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाकर पहुंच रहा है। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में हम वेस्टर्न बहुत सारे गाने हैं जो सुनते हैं। आज जो वेस्टर्न कल्चर है वो लोग जिस तरीके से बिहेवियर करते हैं, उनका जो ड्रेसिंग है वो भी हम एडॉप्ट करते हैं। साथ ही साथ बाहर के कंट्रीज भी हमारे जो म्यूजिक है, जो आर्ट है, ये सारे चीज़ों को अपना रही है। यहाँ पर इंडिया का कल्चर भी बहुत सारे जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ग्लोबल गवर्नेंस देखते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस यानी कि कुछ ऐसी बॉडी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल इश्यूज़ की बात करते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो ही सिर्फ कोई चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ग्लोबल लेवल पर भी हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस तरीके का बड़ा बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, जो कंट्री के जो पॉलिसीज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज जो है इनको समझने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा काम भी करती है।
फिर हम देखते हैं लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन के वजह से लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर बेटर लिविंग कंडीशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूएसए में जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर स्टडी बहुत ही बढ़िया होता है। फिर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हुए देखते हैं लोगों को, और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए खास करके जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो लोग बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुमकिन होती है ग्लोबलाइजेशन के वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे पॉलिसीज कंट्रीज इस तरीके से फॉर्म करती है ताकि वहाँ पर लोगों को एनकरेज किया जाए, लोगों को जो आना है या फिर वहाँ से जाना है, माइग्रेशन जो है, इसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं जहाँ पर एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स की बात की जाती है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारे डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। अब ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये सारे चीज़ों को सॉल्व करने की बातें करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट के बेसिस पे, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं एनवायरनमेंट के बेसिस पे कि हमें हर कंट्री को, वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज है सभी को मिलकर ये एनवायरनमेंट को रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर एनवायरनमेंटल कॉन्सर्न को लेकर भी ग्लोबलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इंटरकनेक्टेड मार्केट्स, यानी कि अलग अलग जो मार्केट्स है, कंट्री के जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। जब भी किसी एक रीजन में कोई घटना घटती है या फिर कोई एक मार्केट में अगर कोई घटना घटती है, कोई भी मेजर चेंज आता है, तो बाकी सारी जो मार्केट से अलग अलग कंट्रीज का मार्केट है वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि अगर यूएसए में कोई चेंज आता है, वहाँ पर मार्केट अगर क्रैश कर जाता है तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से सारे मार्केट आजकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हम देखते हैं इनइक्वलिटी एंड रेजिस्टेंस। ग्लोबलाइजेशन के वजह से इनइक्वलिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इसके साथ साथ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनमें जो गैप है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो और भी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो दिन ब दिन और भी ख़राब सिचुएशन में जा रही है। यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाती है। यहाँ पर जो लोकल कल्चर है, लोकल कल्चर ग्लोबलाइजेशन के वजह से हर किसी से कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन अपने आइडेंटिटी को बचाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस वजह से लोकल कल्चर और लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करने की या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा है। आप लोग थोड़ा फीचर्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी। ग्लोबलाइजेशन के साथ कल्चर एंड आइडेंटिटी किस तरीके से रिलेटेड है, और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अगर आप सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक से ये ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी की जब बात करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चर में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, आइडेंटिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और हमारे जो अलग अलग इश्यूज है यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है।
यानी कि कल्चर और आइडेंटिटी को जोड़ने का काम करता है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी है। ये बैटल ग्राउंड के तरह भी काम करता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चर और आइडेंटिटी में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को हम दो धारी तलवार भी कह सकते हैं, जहाँ पर कल्चर एंड आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है, डेवलप करता है, साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हमें कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलती है, लोगों के बीच में जो इंटीग्रेशन है, वहाँ पर आइडेंटिटी का जो इंटरेक्शन है ये भी देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर कल्चरल डोमिनेशन, जो भी डोमिनेटिंग कल्चर है वो डोमिनेट करता है, आइडेंटिटी लोगों का लूज होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी है। अब एक एक करके हम ग्लोबलाइजेशन के साथ कल्चर का क्या रिलेशन है, फिर ग्लोबलाइजेशन के साथ आइडेंटिटी का क्या रिलेशन है, और फिर कल्चर, ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी तीनों एक साथ किस तरीके से हम तीनों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, इनके बीच में क्या इंटरप्ले है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चरल एक्सचेंज देखते हैं, ये पॉइंट हमने अभी फीचर्स में भी पढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन कल्चरल प्रैक्टिस, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ को अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचाती है। सिर्फ एक नेशन में अब बंध के नहीं रह गया है कल्चर, अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर पहुंचता है। अब ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती है हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़रिए और साथ ही साथ माइग्रेशन के ज़रिए। जब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से लोगों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज है वो हमें देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये जो कल्चर है, कल्चर एक्सचेंज हुए देखते हैं हम। यहाँ पर म्यूज़िक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, लोगों का जो खाना है, खाने का तरीका है, फिर फिल्म्स है, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं और लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलता है, वो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल होमोजेनाइजेशन यानी कि यहाँ पर कल्चर जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर कल्चर होता है जो डोमिनेट करता है। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वैल्यूज़ को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कल्चर है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर नॉर्मली जो लोकल ट्रेडिशंस है, लोकल लैंग्वेज है, लोकल कल्चर है, ये सारे दिन ब दिन इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाता है, और जो बड़ा डोमिनेटिंग कल्चर है वो सारे चीज़ों में, सारे लोगों में इन्फ्लुएंस करता रहता है। तो यहाँ पर हमें एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके साथ साथ हम कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन भी देखते हैं। अब कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारे कल्चर जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक नए तरीके का कल्चर क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कल्चर। जैसे अगर हम किसी भी एक जगह पर जाते हैं तो यहाँ पर जो म्यूज़िक है, अलग अलग कंट्रीज़ का म्यूज़िक है, वो मिक्सअप हो जाती है। जैसे हम इंडिया की ही अगर बात करें, इंडिया में आप देखोगे कि इंडियन जो हिंदी जो म्यूज़िक है वो सबसे डोमिनेट करता है, लेकिन साथ साथ लोकल लेवल पे जो म्यूज़िक है वो भी लोग सुनते हैं, वेस्टर्न जो म्यूज़िक है उसको भी सुनते हैं। यानी कि यहाँ पर एक हाइब्रिड म्यूज़िकल अरेंजमेंट की बात होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो कल्चर है, कल्चर भी एक दूसरे के साथ मिल जाता है। हमारा खाने का तरीका, हमारा म्यूज़िक का चॉइस, हमारा वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें भी मिक्सअप हो जाती है। अब यहाँ पर कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। होमोजेनाइजेशन में एक कल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, वो सारे कल्चर को ले लेने की कोशिश करेगा और वो जो एक कल्चर है वो ही लोग फॉलो करते रहेंगे। लेकिन कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग कल्चर के डिफरेंट चीज़ें एक साथ मिक्सअप करके एक नए तरीके का कल्चर होगा, और इस तरीके का कल्चर को हर कोई जो लोग है वहाँ पर वो उसको फॉलो करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं रेजिस्टेंस एंड रिवाइवल। यहाँ पर बहुत सारे लोग
रेजिस्ट करते हैं इस ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो कल्चर है मिक्सअप हो रही है, खास करके जो छोटे छोटे लोकल लेवल पे कल्चर लैंग्वेजेस है ये अपने हेरिटेज को दिन ब दिन कम होते हुए देखते हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होते हुए देखते हैं। तो इस वजह से अपने कल्चर को बचाने के लिए वो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मूवमेंट करते हैं, खास करके जो ट्राइब्स है वो अपने कल्चर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल रिवाइवल और कल्चरल प्रिजर्वेशन की बातें की जाती है। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन और कल्चर के बीच में जो रिलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हम देखते हैं और बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी का क्या रिलेशन है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम फ्लूइड आइडेंटिटीज देखते हैं। फ्लूइड आइडेंटिटीज यानी कि जैसे फ्लूइड यानी कि जो तरल पदार्थ है जो हर जगह पर अपने आप को ढाल लेता है, किसी भी आप जगह पर रखो उसको, वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा ग्लोबलाइजेशन के वजह से एक फ्लूइड आइडेंटिटी क्रिएट होती है। यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटीज़ एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती है। डिफरेंट कल्चर का जो आइडेंटिटीज़ है, जो डिफरेंट लोगों का आइडेंटिटी है, वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर एक नए तरीके का आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड आइडेंटिटी। तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमें फ्लूइड आइडेंटिटीज़ देखने को मिलती है, खास करके माइग्रेशन के वजह से इस तरीके का आइडेंटिटीज़ क्रिएट होते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ग्लोबलाइजेशन के वजह से तो आइडेंटिटीज मिक्सअप हो रही है। अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनका एक्चुअल में क्या आइडेंटिटी है। जैसे एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर बसते हैं, जैसे जो इंडियंस यूएसए में जाकर बस रहे हैं, वो लोग इंडियन कल्चर को भी फॉलो करते हैं, उनका जो आइडेंटिटी है वो है इंडियन, लेकिन साथ ही साथ वो जो वेस्टर्न वहाँ पर जिस तरीके का कल्चर को फॉलो किया जाता है उसको भी वो लोग फॉलो करते हैं। तो दोनों चीज़ों का मिक्सअप हो जाता है। तो अब यहाँ पर उनके बीच में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कौन सी चीज़ को फॉलो करे। उनका जो मेन आइडेंटिटी है वो कौन सा है, वो जिस कंट्री में रह रहे हैं यानी कि जो होस्ट कंट्री है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, उनका आइडेंटिटी उस होस्ट कंट्री का है या फिर उनका जो ओरिजिन कंट्री है उसका है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये आइडेंटिटी क्राइसिस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर देखते हैं डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज। डायस्पोरा आइडेंटिटी यानी कि जो लोग अलग कंट्रीज में जाकर बसते हैं उनका एक अलग तरीके का आइडेंटिटी हो जाता है। ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर दो या फिर 3 कंट्रीज का नेशनलिटी को एडॉप्ट करते हैं, उनका जो आइडेंटिटी है वो भी अलग तरीके का आइडेंटिटी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें डायस्पोरिकल आइडेंटिटी और ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज भी देखने को मिलती है। तो ये जो सारे ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी की बीच में जो चीजें हैं, यहाँ पर ज्यादातर हमें प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती है। लोगों का जो आइडेंटिटी है उसको लेकर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। फिर कल्चर और आइडेंटिटी के बीच में भी बहुत सारा रिलेशन है। यहाँ पर हमारा जो कल्चर है वो एक इंसान के आइडेंटिटी या फिर कोई भी एक ग्रुप के आइडेंटिटी को शेप कर सकता है। जैसे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सिंबल्स की बात करें, किसी भी इंसान का लैंग्वेज, रिलीजियन, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सारे जो चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल का आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। जब ये चीज़ों में, कल्चर में अगर लोगों की बदलाव हो जाए तो लोगों का आइडेंटिटी जो है वो भी बदल जाएगा। लोग अगर कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग करने लगेंगे तो उनका आइडेंटिटी भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। यहाँ पर जो भी कल्चरल आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी के वजह से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लोग एक दूसरे के लिए फील कर पाते हैं, उनके बीच में एक सॉलिडरिटी बनी रहती है। अगर लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन ना रहे तो वो लोग एक दूसरे के लिए कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। जैसे हम अगर इंडियन होने की दावा करें कि हमारा जो भी इंडिया से बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं इंडियंस है, उनके बीच में एक लिंक है, वो लोग एक दूसरे के लिए फील करते हैं, उनके बीच में एक सॉलिडरिटी होती है। तो इस तरीके से उनका जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट होता है। लेकिन अगर वो लोग दूसरे कंट्री में जाकर अलग तरीके का कल्चर को एडॉप्ट करेंगे तो उनका आइडेंटिटी इस तरीके से नहीं होगा, वो लोग इंडियन की तरह फील नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कल्चर एंड आइडेंटिटी भी एक इंटर रिलेटेड चीज़ है, जहाँ पर कल्चर के जरिए हमारा आइडेंटिटी शेप होता है। हम जिस तरीके का कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे हमारा आइडेंटिटी भी उसी तरीके से शेप होता जाएगा।
अब यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी, ये तीनों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये तीनों को हम एक मिलाकर क्या चीजें देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कल्चरल कोमोडिफिकेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चर में बहुत सारा चेंजेस आती है। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम कल्चर को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी कल्चरल सिंबल्स है, उसको मार्केट किया जाता है, इसको वर्ल्ड वाइड मार्केट करके इसको एक कमोडिटी की तरह यूज किया जाता है। जैसे आप देखोगे कि अलग अलग तरीके का बिजनेस, जैसे दिवाली के वक्त हमें दिए बेचे जाते हैं, लाइट्स बेची जाती है, इस तरीके से पहले के ज़माने में ये लाइट्स वगैरह का बातें नहीं होता था, सिर्फ दिया की बातें होती थी। लेकिन अब यहाँ पर हम लाइट्स वगैरह बहुत सारे लगाते हैं। यहाँ पर इस वजह से हम कहते हैं जो कल्चर है इसको कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग फेस्टिवल ओकेशन पर देखोगे कि आपको अलग अलग तरीके का चीज़ें बेची जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट बनती जा रही है जहाँ पर कल्चर को कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता है और इसको इसी के अकॉर्डिंग बिजनेस भी एस्टैब्लिश की जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कल्चरल रेजिस्टेंस। ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो भी छोटे मोटे कल्चर है, जो भी लोकल लेवल पे कल्चर है, उनके आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, उनकी आइडेंटिटी खत्म होने के कगार पे आती है। तो यहाँ पर ये सारे जो लोग हैं वो रेजिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम कल्चरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखते हैं, जहाँ पर लोकल ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को बचाने के लिए लोग मूवमेंट्स वगैरह करते हैं। यहाँ पर निगोशिएशन ऑफ आइडेंटिटीज भी देखी जाती है। जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा शेप करती है। यहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटी के बेसिस पे हमें क्राइसिस देखने को मिलता है। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसको बैलेंस करने के लिए या फिर इसको सही करने के लिए बहुत सारे ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करता है। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ या फिर अलग अलग ग्रुप का अपना खुद का कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो अपने आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमारे ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिटी को लेकर निगोशिएशंस होती है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए इसके ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको समझा है। थोड़ा यहाँ पर बहुत सारे मैंने नोट्स वगैरह भी दे के रखी है, आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। अब ये अगर हम सोशियोलॉजी इन इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब सोसाइटी को पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी आपको बुक में हर जगह पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अब इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट है जो पॉजिटिव है और बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट है जो नेगेटिव है। हम यहाँ पर कुछ डायमेंशंस देखने वाले हैं जहाँ पर इंडियन सोसाइटी में किस तरीके का ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। ग्लोबलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा बदलता रहता है वो है इकोनॉमी, और इकोनॉमिक के ज़रिए ही ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इंडिया में इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिला है। इंडियन इकोनॉमी 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाती है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो चीज़ें हैं इनको एडॉप्ट करती है और इंडियन मार्केट को लिबरल कर देती है, जहां पर जो अलग अलग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इनको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया अपना इकोनॉमी को ओपन कर देता है और इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर की चीज़ें हैं वो इंडिया में आना स्टार्ट हो जाती है। तो इकोनॉमी
ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया में हम कुछ पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्टर्स। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जो इंडिया में डेवलप होते हैं इस एलपीजी रिफॉर्म के वजह से, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ई कॉमर्स, ये सारे बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, इंडिया में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं और इंडिया का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट भी करता है। यहाँ पर पॉजिटिव तो हम देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के वजह से। यहाँ पर हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखते हैं। यहाँ पर जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं या फिर पैसा है, ये लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो उसको इन्वेस्ट करके और भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रही। यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खास करके जो अर्बन रूरल डिवाइड है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं वो थोड़ा बहुत डेवलप हो रहे हैं, उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहता है, लेकिन जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इनकम के बेसिस पर इनइक्वालिटी हम देखते हैं, और अर्बन रूरल डिवाइड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में आकर एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भी ये सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, खास करके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट के होंगे या फिर ट्रेडिशनल जो भी छोटे मोटे बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में आ रहे हैं। हम आजकल देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने घर के पास जो रिटेलर शॉप है वहाँ पर जाकर नहीं खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं ऑनलाइन में ही सारी चीज़ें खरीदी जाती है। तो यहाँ पर जो बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनका जो रोजी रोटी है वो दिन ब दिन छिनती जा रही है ये बड़ी कंपनीज की वजह से। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। यहाँ पर अब हम देखते हैं कल्चरल इम्पैक्ट। इंडिया में कल्चरल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे हम कल्चरल एक्सचेंज देखते हैं, यहाँ पर जो इंडियन आर्ट, फैशन, एंटरटेनमेंट, जहाँ पर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, ये आजकल ग्लोबल रिकॉग्निशन इनको मिला है। अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिया के फिल्में रिलीज हो रही है, वहाँ पर ऑडियंस जो है वो इंडियन फिल्में देखने को पसंद कर रही है। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के वजह से ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडिया में हम मॉडर्न वैल्यूज़ को एडॉप्ट कर रहे हैं। मॉडर्न वैल्यूज़ यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी का आइडिया है, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमन राइट्स, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये मॉडर्न वैल्यूज़ को हम एडॉप्ट कर रहे हैं इंडिया में। यहाँ पर पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी है। जैसे हम देखते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी लोकल लेवल पे ट्रेडिशन या फिर लैंग्वेज है, कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा इसको थ्रेट मिल रही है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर जो भी लोकल लेवल पे लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करना पसंद कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कंज्यूमरिज्म में जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर कल्चर है, ये भी शेप हो रही है। पहले जिस तरीके का चीज़ों की चाहत थी हमें, आज के वक्त पर वो सारे चीज़ें हम नहीं लेते हैं। हमारा जो चीज़ें हैं, हम जो भी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उस कल्चर में भी बदलाव आया है। जैसे पहले हम अगर हमारे मसाले की बात करें तो मसाले जो भी रॉ मटेरियल वाले मसाले थे उसको हम यूज़ करते थे, वहाँ पर हम खुद कूट कर उसको प्रिपेयर करते थे। लेकिन आजकल हम सारे चीज़ें पैकेट में देखते हैं। जो बड़े बड़े कंपनीज हमें जिस तरीके का चीज़ों के बारे में बताता है, जो भी चीज़ें हमें एसेंशियल बताता है, उसी को ही हम फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम आईफोन की बात करें, आईफोन भी एक इसी तरीके का कंज्यूमरिज्म का ही फल है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि इसके अलावा आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो आप अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो लोग जिस तरीके का बातें बताते हैं उसके हिसाब से ढल जाते हो और उनके चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर हम बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट भी देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के वजह से। जैसे पॉजिटिव में अगर हम बात करें, एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जरिए एम्पावरमेंट यहाँ पर की जाती है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को एम्पावर किया जाता है, लोगों तक नॉलेज पहुँचाई जाती है। खास करके जो वोमेन या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो एजुकेशन को नहीं ले पाते हैं या फिर जिसके पास इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, ये टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के जरिए इनको एम्पावरमेंट मिल रही है। यहाँ पर खास करके जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, ये बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है यहाँ पर एजुकेशन को लेने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर हम ग्लोबल अवेयरनेस देखते हैं। बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हैं जो ग्लोबल बेसिस पे आजकल होते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। जैसे एनवायरनमेंट के बेसिस पे मूवमेंट, फेमिनिस्ट का जो मूवमेंट है वो, ये सारी चीज़ें इंडिया में भी हमें देखने को मिलती है और इंडिया को इस वजह से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी जोड़ता है। यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट में हम कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर सोशल इनइक्वलिटी हो जाता है, यानी कि जो भी लोगों का रहन सहन है, लोगों का जो अलग अलग इश्यूज है, ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे अगर शहर की बात करें, यहाँ पर हाउसिंग शॉर्टेज, स्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर सोशल इनइक्वलिटी भी बढ़ते हुए देखते हैं। फिर यहाँ पर जो लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर है, इसमें भी दिन ब दिन कमियां बढ़ती जा रही है। जो पहले हम देखते थे ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज, वो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज के द्वारा रिप्लेस हो गई है। जो लोगों का इंटरेक्शन पैटर्न है वो बदल गई है। लोगों का जो फैमिली में जो लोगों का वैल्यूज था वो भी दिन ब दिन घटती जा रही है। तो यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर में हमें बदलाव देखने को मिलता है, जो नॉर्मली हम कह सकते हैं ये एक नेगेटिव चेंज है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे पॉलिसी रिफॉर्म, हमने पहले ही बात की है कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में लाई गई थी, उसके वजह से बहुत सारे बदलाव आए थे। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे पॉलिसीज़ भी इंडिया एडॉप्ट कर रही है। यहाँ पर जो मॉडर्न गवर्नेंस है या फिर रेगुलेटरी प्रैक्टिस है, इसमें भी बदलाव लाई जा रही है। फिर यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता जा रहा है। जैसे WTO, G20, ब्रिक्स, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ के साथ जोड़ता है। इसके वजह से हम देखते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये बहुत ही दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। इंडिया वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जुड़ता जा रहा है। लेकिन ये सारे तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हमें बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे इरोजन ऑफ सोवरेंटी, कि एक ही ग्रुप के पास पावर रहेगा। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास पावर रहता था कि उसको ही सारे कंट्री के लिए डिसीजन लेने पड़ते थे, वो ही जो बोलता था वो ही सही था। लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं देखते हैं। यहाँ पर जो पावर है ये अब बढ़ चुका है। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका डिसीजन भी अब मैटर करता है। तो यहाँ पर जो सोवरेंटी है, इसमें हमें कमी थोड़ी देखने को मिली है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ जाती है, लोगों के बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत सारे अलग अलग पॉपुलिस्ट मूवमेंट भी हम देखते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट के इम्पैक्ट के बारे में। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है इंडिया में। यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है जो कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए हो रही है। तो बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करती है, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है। साथ ही साथ इंडिया का टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन बढ़ रही है। ये सारे ग्लोबलाइजेशन के वजह से मुमकिन हो रही है और यहाँ पर जो ग्रीन नेचर है इसको बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, यहाँ पर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ों के वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हम देख रहे हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर ओवरऑल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखते हैं। तो यहाँ पर
जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया में बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर आशा करता हूँ ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आई है। तो अगर अब हम इग्नो MSU 004 की बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके जाना। यहाँ पर पूछा जाता है, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप एमोंग ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी। ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है इसको आपको लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके देने की कोशिश की है, आप लोग थोड़ा इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन का ओवरऑल टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हमें सोसाइटी को समझना है तो इस ग्लोबलाइजेशन को समझना भी जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक ये सारे जो पीडीएफ्स है ये परचेज नहीं की है, आप लोग पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो जो आपको आपके एग्जाम में मदद करेगा। यहाँ पर इग्नो एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का लगभग सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, जहाँ पर मैंने यूट्यूब में जो भी क्लासेस मैंने करा के रखी है वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो आपको एग्जाम में आसानी से अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।